अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कांग्रेस के मुमताज़ लीडर और बेबागी से अपनी बात रखने वाले और कांग्रेस के ताल्लुक़ से जब कभी भी कांग्रेस पर किसी किस्म का वार होता है तो डिफेंस करने वाले शुजात अली साहब, जो हमने उनसे कल रात में फ़ोन के ज़रिए बात की और कई ऐसे मौजूदा जो हालत है, जो कांग्रेस ने जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे होंगे? क्या कांग्रेस जो इक़्तिदार में आने से पहले जो दावे किए गए थे, आवाम को एतमाद दिलाया गया था, क्या वो पूरे होंगे? और आने वाले प्लान कैसा होगा कांग्रेस का? ये सारी चीज़ों पर हमने बात की और उन्होंने खुल के जवाब दिया। शेख शफ़ी की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली। आज हम एक अहम मौजू पे हम बात करने वाले हैं। जो हमारे साथ फ़ोन पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जनाब शुजात अली साहब, जो कांग्रेस के मुमताज़ लीडर हैं और दूरदर्शन में भी उनके खिदमात हैं। और जब जब वक्त आया है किसी मौजू पे बात करने के लिए तो बिना डरे अपनी बात रखते रहे। और जब वो कांग्रेस का दौर नहीं था, बीआरएस का दौर था, 10 साल जो बीआरएस जिस तरह से हुकूमत करी है तेलंगाना में, अलहदा तेलंगाना के बाद, लेकिन अपनी बात रखने में बेबाक लीडरों में जाने जाते हैं जनाब शुजात अली साहब। आज उनसे ही हम कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुजात अली साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो है हमसे हम लाइन से जुड़े हैं और जिस तरह से पहले तो आपको मुबारकबाद कि कांग्रेस हुकूमत जो है तेलंगाना में इक़्तिदार में आई है। और इसके अलावा जो है कुछ ऐसे सवालात है, तो आपके अलावा जो है कोई, हम समझते हैं कि कोई इस तरह से बेबागी से सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए हमने आपसे रुजू हुए और आपने भी बिना देर किए हुए हमारी बात को माना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्राइम टुडे न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने का। जनाब शुजात अली साहब, जिस तरह से कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आने से पहले जो वादे की थी, रेवंत रेड्डी के बयानात आते रहे कि कई ऐसे स्कीमात लेके आएंगे, तो अब कुछ लोगों में ये बेचैनी सी है कि 200 यूनिट जो है फ्री का वादा किए थे। पहले तो ये कहा गया था कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी ये दिया जाएगा, लेकिन फिर अब स्टेटमेंट आता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाइट राशन कार्ड वालों को ही दिया जाएगा। इसमें आवाम कन्फ्यूज़ है। इसको आप किस तरह से समझते हैं और कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसमें? देखिए, कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो हमने वक्त लिया था 100 दिन का, 100 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। 100 दिन से पहले ही जो है बहुत सारी स्कीमात अपना शेप ले चुकी हैं और 27 और 29 को बिजली की जो मुफ्त फराहमी की जो स्कीम है उस पर अमल होगा और फ्री 500 रुपये गैस की जो स्कीम है उस पर भी अमल होगा। बिल्कुल वाज़े स्कीमात हैं और किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन थोड़े मुखालिफिन फैलाते हैं क्योंकि उनको कुछ काम होता नहीं है। कहा जाता है कि हाई कोर्ट के पास से शादी की बारात गुज़रती है। हाई कोर्ट तो जानते हैं ना, वहाँ पे कौन लोग रहते थे पहले, तो शादी की एक बारात वहाँ से गुज़रती है तो वहाँ के लोग हाथ मसलते हुए कहते हैं कि काश हमारी भी शादी हो जाए तो कितना अच्छा था। तो मेरा अर्ज़ करना ये है कि जिनके पास कोई काम धाम नहीं है वो निगेटिव बातें करते हैं। 100 दिन का जो वो है, जो फासला है, उसके अंदर सारी स्कीमात पर अमल हो जाएगा। बल्कि कुछ ऐसी भी स्कीमात पर अमल होगा जिसका ऐलान नहीं किया गया था। 6 गारंटी से हटके भी बहुत सारी स्कीमात का जो है अमल होने वाला है। और ख़ास तौर पर जो हम सेंसस जो कर रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस का, और कितने लोग हैं, तो उनकी आबादी के एतबार से, उनकी तादाद के एतबार से उनको फ़ायदे पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। हमने ये इलेक्शन में तो ऐलान नहीं किया था, लेकिन बाद में हमने इसको अमल करने का ऐलान किया है। असेंबली में भी उसको हमने पास किया है, रिजोल्यूशन पास किया है, उसको उस पर अमल करेंगे। उसके बाद जो है फ़ायदे पहुंचाएंगे आबादी के एतबार से। इस तरह से यहाँ पे लोगों को, आवाम को कंफ्यूजिंग हो रही है। हम तक भी कई लोग शिकायत किए हैं कि सियासत अखबार में आता है कि भाई बिना राशन कार्ड के जो है तमाम लोगों को स्कीमात दिए जाएंगे। ये 200 यूनिट का जो करंट का मामला है, वो राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड भी रहा तो चलेगा। ये सियासत में बड़े पैमाने पे जो है अच्छा सा आर्टिकल छपा था। फिर कुछ दिन के बाद
एतमाद अखबार में ये छपता है कि बिना राशन कार्ड के, बिना वाइट राशन कार्ड के 200 यूनिट नहीं दिया जाएगा। तो इसमें लोग जो है कंफ्यूज है, यही हमसे भी सवाल किए हैं, तो हम आपसे बेहतर कोई हमको मिला नहीं कि इसका मुतमईन जवाब दे सके, इसीलिए आपसे ये रुजू है। देखिए, स्कीम जो है आपके सामने कल आ जाएगी, उसमें सारी वजाहतें होंगी, किस तरह से अमल किया जाएगा, सारे का सारा बिल्कुल जो है मामला साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत है ही नहीं। अखबारों में क्या आया वो अहमियत की हामिल नहीं है। अब हमारे पास के बहुत सारे अखबार के जो नुमाइंदे हैं बिल्कुल क्या कहते हैं, ख़यास की बुनियादों पर न्यूज़ दे देते हैं, उससे कन्फ्यूजन होता है। आप DIPR के जो प्रेस नोट्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो इत्तलात का महकमा है, वहाँ से जो प्रेस नोट्स आते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, उसको पढ़िए आप। और आप खुद एक सहाफ़ी हैं, तो आपका भी काम ये है कि आप ऑथेंटिक जो होते हैं सोर्सेस, उनसे आप ख़बरें लें, गवर्नमेंट के सोर्स से ख़बरें लें, तो कन्फ्यूजन नहीं होता। बल्कि आप अपने चैनल के ज़रिए जो कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को ख़त्म भी कर सकते हैं। आप खुद कन्फ्यूजन, यही वजह है कि हम आपसे रुजू हुए हैं, ताकि आवाम को जो है साफ साफ मालूम पता चले कि हुकूमत का क्या स्टैंड है। साहब, दूसरा सवाल ये है, जी जिस तरह से BRS हुकूमत जब इख्तिदार में आई थी कि चंद्रशेखर राव जो है बड़े बड़े वादे दावे किए थे कि वक्फ प्रॉपर्टी को, वक्फ को जो है जुडिशली पावर देंगे और उनको इख्तियार देंगे, बहुत अच्छा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे औक़ाफ़ की जायदादों का। लेकिन कई ऐसे जायदादें हैं जो तबाह हो चुकी है। वक्त पर जो है चेयरमैन बदले हैं, लेकिन हर वक्त के चेयरमैन जो है लुटेरा निकला, कई उन पर इल्ज़ामात लगे। तो अब इस बार जो है कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आई है, तो अब क्या हम समझें, अवाम ये समझे, मुसलमान ये समझे, माइनॉरिटी ये समझे कि जो औक़ाफ़ की, वक्फ की जो जायदादें हैं, क्या उस पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा उसका, और जो पेंडिंग केस, जो केसेस हारे हैं ये लोग कोर्ट में, और जिस तरह से हुसैन शाह वली की जो इतनी बड़ी ज़मीन जो है उसको गवर्नमेंट की ज़मीन बताया गया है, तो क्या ये सारी जायदादें वापस आएगी, हम ये उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, एक इंतहाई नौजवान, बहुत ही समझदार नौजवान को चेयरमैन बनाया गया है वक्फ बोर्ड का, सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को, और उनसे बहुत सारे लोगों की अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। चीफ मिनिस्टर भी उन पर एतमाद करते हैं, मोहम्मद अली शब्बीर साहब भी उन पर एतमाद करते हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया है। हमें यकीन है कि वक्फ बोर्ड को जो इख्तियारात मिलने चाहिए वो इख्तियारात कांग्रेस के दौर में ज़रूर मिलेंगे। एक नई सुबह का आगाज़ होगा और अंधेरे जो है वो छटेंगे, और जहाँ जहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई है जायदादों के साथ, उसको ख़त्म किया जाएगा। जो जिन जायदादों पर कब्ज़ा हुआ है उसको वापस लिया जाएगा। एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोग्राम आपके सामने आएगा, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सहाफ़ियों से गुजारिश करता हूं कि वो एक वॉच डॉग के तौर पे काम करें। जहां जहां गड़बड़ हो रही है, जहां जहां घपले हो रहे हैं, वो हुकूमत की जो है रोशनी में लाएं, उसको हुकूमत की तरफ तवज्जो उसको दिलाएं, हुकूमत की तवज्जो, तो यकीनन ये मसले हल हो सकते हैं। अगर हम खामोश बैठेंगे, आवाम खामोश बैठेगी, तो नुकसान के अंदेशे हो सकते हैं। तो हमको बिल्कुल होशियार रहना होगा और हर तरह से हर तरफ निगाहें फैलाकर हमें रखनी पड़ेगी। जी, और एक सवाल और एक है, जो 4% रिजर्वेशन आया है, ये आपकी ही हुकूमत यानी कांग्रेस हुकूमत में ही आया था। KCR ने 12% का देने का वादा किया था, लेकिन शायद वो लगता है ख्वाब ही रह जाएगा मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। तो क्या अब हम उम्मीद रखें कि कांग्रेस अगर 2024 में अगर कांग्रेस की अच्छी यहाँ पर तेलंगाना में और इंडिया लेवल पर कांग्रेस हुकूमत बनाती है, तो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि कांग्रेस से कि 12% रिजर्वेशन मिलेगा, हमारा जो हक़ है वो मिलेगा? हमने 12% का वादा नहीं किया था, हम बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। 4% का वादा किया था, उस पर अमल करके दिखाया। पिछले कई सालों से उस पर अमल हो रहा है और अभी तक कई हज़ार लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। मुसलमानों को MBBS में एडमिशन मिले हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिले हैं, B.Ed में एडमिशन्स मिले हैं, गवर्नमेंट की कई जॉब्स इनको मिली हैं। आप अगर उसके आदाद व शुमार निकाल कर देखेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। ये जो है आदाद लाखों में अब चले गए हैं। एडमिशन्स और जॉब को अगर देखें आप तो ये लाखों में पहुंच गए हैं। तो हम प्रैक्टिकल वादे करते हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।
तो हमने 12% का वादा नहीं किया है और हम 12% की बात करेंगे भी नहीं। जी, जिस तरह से हमारे मुल्क में हालात बनते जा रहे हैं, जो पिछले 10 साल में जो हालात बने हैं, जिस तरह से अब आने वाले टाइम में NRC CA भी लागू किया जाएगा, अमित शाह का खुलेआम बयान आ रहा है, और जिस तरह से कॉमन सिविल कोड का मसला हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ये इस पर जो है कांग्रेस इस पर रोक लगाने में कामयाब रहेगी? देखिए, कांग्रेस तो यकीनन रोक लगाएगी, लेकिन मैं मुसलमानों से ख़ास तौर पे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये लोग CAA से वाकिफ़ हैं? नंबर 1, क्या ये लोग UCC जो आया है उत्तराखंड में उससे वाकिफ़ हैं? क्या ये लोग NPR से या NRC से वाकिफ़ हैं? मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं कई पढ़े लिखे लोगों से पूछा कि क्या आप इन तीनों के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने तो खुल्लम मुझसे कहा कि हम बिल्कुल नहीं जानते क्या है ये। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए मुसलमानों को, मासूम मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि CAA ये दरअसल जो है BJP ने कहा कि ये शहरियत देने का कानून है, शहरियत लेने का नहीं है। CAA का क्या है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें इन्होंने एक बदमाशी की है मुसलमानों को कंफ्यूज करने के लिए। इन्होंने कहा कि जो लोग जुल्म सहकर हिंदुस्तान को आएंगे उनको शहरियत दी जाएगी, दूसरे मुल्कों से जो लोग आएंगे। और उसमें उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर मुसलमान अगर आएंगे बांग्लादेश से या पाकिस्तान से जुल्म सहकर वहाँ की हुकूमतों का, तो हम उनको शहरियत नहीं देंगे। इसलिए शहरियत नहीं देंगे कि मुस्लिम मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म नहीं होता है। तो ये एक इंतहाई अहमखाना किस्म का क़ानून है जिसका आम मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब रहा सवाल UCC का, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात की जा रही है, ये भी जो है इंतहाई जो है ना बेवकूफ़ी का कानून वहाँ आया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उसमें पहले ही जो है सेंटेंस में पता चल गया कि वहाँ के ट्राइबल्स को UCC में नहीं लाया गया। ये कहकर नहीं लाया गया कि उनका मखसूस कल्चर है, उनकी मखसूस जो है तहज़ीब है, इसलिए उनको अलग रखा गया। तो सिंपल बात है कि मुसलमानों का भी अलग अलग तहज़ीब है, मुसलमानों का अलग कल्चर है, मुसलमानों की शरीयत है। तो इनको जो है आप गैर ज़रूरी जो है सिविल के केस में क्यों लाते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्यों लाते हैं? कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह आपने खुद एतराफ़ किया कि ट्राइबल्स का जो है मामला अलग है, लिहाजा उनको शामिल नहीं किया गया, तो मुसलमानों को भी शामिल नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात क्या है, NRC जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, पूरी दुनिया में पूरे मुल्कों में ये कानून है, रजिस्टर है उसका। जो होता है मरदमशुमारी, वही है NPR NRC। तो इसमें परेशान क्यों हो रहे हैं हम लोग? ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो है हमको तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। हमको इससे होशियार रहना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छा आपने ये मसले को आपने समझाया कि आवाम को कि किस तरह से। दूसरी बात ये है कि कर्नाटका में जिस तरह से हिजाब का मामला था, हलाल का मामला था और मुसलमानों के कारोबार का मामला था, वहाँ पर आवाम बेजार हुई और आवाम अपनी समझदारी का मुजाहरा किया और वहाँ पे कांग्रेस को वहाँ पे इख्तिदार में लाया। और यहाँ पर तेलंगाना में भी जो है जिस तरह से KCR ने मनमानी जो है 10 साल गुजारे, और जिस तरह से ट्रिपल तलाक के मामले में जो है उन्होंने वो बिल को सपोर्ट किया, ऐसे कई मुसलमानों के जो अगेंस्ट बिल आ रहे थे उसको सपोर्ट किया है। तो क्या हम उम्मीद रखें कांग्रेस से कि आने वाले वक्त में इस तरह के कोई, अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है, तो इस तरह के जो हलाल का मामला है, हिजाब का मामला है, जितने भी चीज़ें हैं, क्या इस पर रोक पूरी तरह से लगाई जाएगी? और जो हमारा मुल्क कहा जाता है सेकुलर मुल्क, डेमोक्रेसी है, तो क्या ये बरकरार रहेगा? देखिए, हमारे पास जो है हिंदू और मुस्लिम जो है कभी दूर नहीं हुए, अलग नहीं हुए। ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो है इसको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कशीदगी पैदा करती है इसके ज़रिए। मुझे बताइए, आप हैदराबाद में रहते हैं, क्या आप जो है अपनी पसंद की ग़िज़ाएँ नहीं खा रहे हैं? क्या आप अपनी पसंद के रसूमात नहीं कर रहे हैं? कहीं पहुँचता है, कहीं रुकावट है। अभी मैं लखनऊ के दोस्तों से पूछ रहा था कि भाई आपके पास कोई सख्ती नज़र आ रही है खाने पीने के मामले में? तो बोले कि बिल्कुल नहीं है। लखनऊ के पुराने शहर में आ जाइए तो आपको सारी फ़िज़ाओं में जो है कबाब की खुशबू आएगी। तो लखनऊ जैसे शहर में, जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, जहाँ से बेशुमार नेगेटिव ख़बरें आती हैं, वहाँ के लोग नॉर्मल जी रहे हैं, नॉर्मल जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता।
तो ये बिल्कुल गलत है। ये ज़रूर है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ इनके पास जो है हिंदू और मुसलमान हैं, शमशान घाट या कब्रिस्तान है, लिबास से ही पहचाने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है, चूँकि वो भी एक पक्की उम्र में दाखिल हो गए हैं, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं कुछ समझ में आता नहीं है। और जहाँ तक सवाल पर्सनल लॉ का है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क में कैसे रहता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, इसका किसी को सवाल करने का हक़ नहीं है। जैसे मैं अपनी माँ के पैर दबाता हूँ या नहीं दबाता हूँ, मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकता है क्या? ये मैं माँ की खदबोसी करता हूँ तो क्या मुझ पर कोई इतराज़ कर सकता है क्या? तो ये जो बातें हैं, बेवकूफ़ी की बातें हैं, ये चलने वाली नहीं हैं। और हिजाब भी जो मामला है, राजस्थान की औरतें घूंघट में रहती हैं, किसी के बाप की मजाल नहीं है कि उनका घूंघट हटा सके, बिल्कुल बंद घूंघट होता है। तो आप जाकर कहिए ना उनसे घूंघट हटा दो। ये सारी के सारी चीज़ें वोट बैंक की पॉलिटिक्स को मजबूत करने की साजिशें हैं जो नाकाम हो चुकी है। राम मंदिर का जो हवा खड़ा किया गया था वो भी बन चुका है। अब वो लोगों में ना जोश है ना जज्बा है। हाँ भाई, राम मंदिर बनने वाला था, बन गया, तो क्या होने क्या वाला है? क्या भूख मिटेगी? मंदिरों से, मस्जिदों से भूख नहीं मिटेगी। भूख मिटाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, मुल्क में इंडस्ट्रीज़ का जाल फैलाना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के जो है जॉब्स मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, बड़े बड़े कारोबार होंगे, बिजनेस होगा, तब कहीं जाकर के आपको भूख मिटेगी। कि पूजा करने से, सिर्फ इबादत कर देने से भूख नहीं मिटेगी। इबादत और पूजा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम जिस अंदाज में चाहें कर सकते हैं इबादत, जिस अंदाज में चाहें हम पूजा कर सकते हैं, हमको फ्रीडम है इसका। इसमें कोई जो है ज़ाब्ते की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से जो है सो कॉल्ड कट्टर फ़िरका परस्तों ने जो गंदगी का नाच हमारे मुल्क में खेला, उससे सारा मुल्क दुनिया में बदनाम हुआ है। लोग हंस रहे हैं हम पर कि ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। तो मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार ने हमारे मुल्क को जो है हंसी का मौजू बना दिया है। अपने जो है बेहुदे किस्म की फ़िरका परस्ती की जो लाइन उन्होंने अडॉप्ट की है, वो लाइन जो है मुल्क को तबाह कर सकती है, अच्छा नहीं कर सकती। जी, दूसरी बात यह है साहब कि बीआरएस हुकूमत जो है हमेशा जो है 1500 से 2000 करोड़ का जो है बजट लाती थी, लेकिन 1000 से ज़ायद जो है बजट जो है वापस भी चला जाता था। लेकिन इस बार कांग्रेस हुकूमत जो है 2300 करोड़ का जो है बजट लाई है। तो क्या अब जो है माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या अब वो कुछ काम होगा? क्योंकि बीआरएस हुकूमत में तो कुछ हुआ नहीं है, हज़ारों करोड़ वापस चले गए हैं। तो कांग्रेस क्या प्लान करी है कि कैसे वो जो रोज़गार देंगे, कैसे ये बजट को जो है पूरा करेंगे? देखिए, अभी अभी तो बजट पास हुआ, अभी अभी तो पैसे वहाँ से निकल के आएंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को। माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए काम होगा, और जो हमारा जो टेमरिस है उस पर बहुत सारा काम होगा। नई नई नौकरियां निकल रही हैं। तो जितना भी फ़ंड जो है जारी हुआ है वो सारा का सारा खर्च होगा, वापस ख़जाने में नहीं जाएगा, मुझे इसका यकीन है। जिस तरह से कांग्रेस हमेशा जानी जाती है, मानी जाती है कि जब भी इख्तिदार में आती है तो उसी की पार्टी के लोग जो है बगावत करते हैं, और कई हमने देखा है कि कमलनाथ को देखा है, और भारतीय जनता पार्टी आधे से ज़्यादा कांग्रेस से भरी हुई है। कांग्रेस के लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो हुकूमत चला रही है आज के इस वक्त। तो क्या आप ये जिस तरह से तेलंगाना में अवाम ने एक एतमाद रखकर कांग्रेस को इख्तिदार में लाया है, लेकिन ओहदों को लेकर जिस तरह से गड़बड़ी देखने को मिली है, और आने वाले टाइम में अभी भी जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी किसी को नहीं दिया गया है, ऐसे कई ओहदे हैं अभी तक नहीं दिया गया है। तो क्या रेवंत रेड्डी क्या सोच रहे हैं और क्या प्लान कर रहे हैं? क्या कोई इनके पास काबिल माइनॉरिटी या मुसलमान चेहरे नहीं हैं? क्या सोचकर जो है इन ओहदे अभी तक नहीं दे रहे हैं, रुका के रखे? अभी तो होम मिनिस्टर भी दिए हुए अभी तक नहीं दिया है, तो इसको आप क्या समझते हैं? देखिए, आप कैसे कह रहे हैं कि गड़बड़ है, इख्तिलाफ है? कहाँ है इख्तिलाफ? आहिस्ता आहिस्ता जो है रोज़ाना कोई ना कोई चेयरमैनशिप की आपको न्यूज़ मिल रही है। वक्फ बोर्ड का जो है अपॉइंटमेंट हो गया है, प्लानिंग कमीशन का में जो है डिप्टी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो गया है,
प्रेस एकेडमी के सदर का अपॉइंटमेंट हो गया है। तो अभी कुछ दिनों में 1 बाई 1 पूरे अपॉइंटमेंट्स होंगे। और मुझे आप बताइए, एक अखबार की कोई एक सुर्खी बता दीजिए कि मुसलमानों ने या दूसरे कायदीन ने जो है एतराज़ किया, ये कहा कि हमको नहीं मिला। कोई बताइए मुझे शिकायत, कहीं एक भी शिकायत अखबार में नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही स्ट्रांग है, मुत्तहिद है। आज जो लोग जो है सियासत को छोड़ के एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि एक शायर ने, हिंदी के शायर ने बड़ी खूब बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति की कुतिया कभी बेवा नहीं होती। जब भी उनको मौका मिलता है अपोनेंट्स के पास तो चले जाते हैं, उसको रोक नहीं सकते ना, कोई कानूनी बंधन में तो है नहीं वो। जी। तो आने वाले टाइम में हम जिस तरह से देखें, अभी आपका ही जवाब में से मैं सवाल निकाला हूँ कि जिस तरह से बीआरएस के साबिका डिप्टी मेयर और साबिका मेयर और कई ऐसे कांग्रेस के लीडर, और हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि केशव राव भी जो है वो जल्द कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो क्या आने वाला वक्त हम ये देख रहे हैं कि बीआरएस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जो है कांग्रेस का मुकाबला करेगी? देखिए, हमें जो इत्तलात मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि बीआरएस का पूरा मकान खाली हो जाएगा और 90% एमएलए जो है हमारी पार्टी, हम भी जो है लालची नहीं हैं, लेकिन लग रहा है कि हमारे पास आएंगे। और जहाँ तक बीआरएस और बीजेपी का इत्तेहाद का सवाल है, वो इत्तेहाद कहाँ से होगा, कैसे होगा, दोनों ही जो है वोटों से महरूम हो चुके हैं। तो उनका मिलना ना मिलना बेमानी बेमतलब है। और हमारी जो पेशरफ्त हो रही है राय दहिंदों के सामने, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और हमें यकीन है कि लोकसभा की 17 सीटों में से हम 14 से 15 सीटें जीतेंगे। जिस तरह से बीआरएस पार्टी ने अपनी लोकसभा के लिए जो है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, और उसमें जो है मैं समझता हूँ कि एक भी जो है मुसलमान चेहरे को उन्होंने नहीं दिया, तो क्या आप कांग्रेस जब भी फैसला करेगी लोकसभा के लिए, तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ मुसलमानों को मुसलमान चेहरों को जो है लोकसभा को पहुंचाने की कोशिश करेगी या टिकट देगी? यकीनन टिकट मिलेगा। अभी देखिए ना, लोकसभा असेंबली की जो है सीटों पर भी हमने काफ़ी उम्मीदवारों को ठहराया था मुसलमानों को, लेकिन अफसोस है कि वो चुनाव हार गए। उसकी कई वजूहात हैं, तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि लोकसभा में हम स्ट्रांग उम्मीदवारों को देंगे, अच्छी जगह से देंगे और उनको जो है लोकसभा में लाएंगे। जी, मेरा अब आखिरी सवाल ये है जनाब शुजात अली साहब, बहुत आपने जो है खुलासा किया, हर चीज़ का खुलासा किया, हर चीज़ पे बात की कि जिस तरह से आज जो हालात बन रहे हैं तेलंगाना में, और जिस तरह से अवाम का एतमाद जो था कांग्रेस के ऊपर, तो अब जिस तरह से जो है जो हमने देखा असेंबली इलेक्शन में कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि मामू को जिताओ, अगर जहाँ मामू के लोग नहीं खड़े हैं, मामू नहीं खड़े हैं, वहाँ पर मजलिस को जिताओ। लगातार जो है कांग्रेस के जो है खिलाफ लड़ते रहे, कांग्रेस के बोलते रहे, जो आप चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ भी बोलते रहे, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ, जैसे जो है तेलंगाना के जो है हालत को संभाले रेवंत रेड्डी और आप जैसे लोग संभाले हैं, इसके बाद से जो है अब मजलिस का रवैया बदल गया है। क्या हम ये यकीन रखें कुछ, क्योंकि कुछ लोगों का भी ये सवाल था हमारे पास, हमसे भी कई लोग सवाल किए कि आने वाले वक्त में क्या मजलिस फिर से कांग्रेस के साथ मिलेगी, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेगी? ये सवाल अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारा जहाँ तक सवाल है, हम फ़िरका परस्त तंजीमों से हमेशा दूर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम फ़िरका परस्त तंजीमों से दूर रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।